नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कैपिटल गेन्स के नवे संस्करण के साथ नाइन्थ पार्ट के साथ फिर उपस्थित हूँ। सेक्शन 54 की अंतर्गत मिलने वाली कैपिटल गेन्स की छूटों की हम चर्चा कर रहे थे और सेक्शन 54 और 54 बी की चर्चा हमने इससे पिछले एपिसोड में की थी। आज का चर्चा का विषय है सेक्शन 54 डी के अंतर्गत मिलने वाली कैपिटल गेन्स की डिडक्शन। सेक्शन 54 डी के अंतर्गत हमें डिडक्शन मिलती है तब जब किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की लैंड या बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया जाए। हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संवैधानिक अधिकार है कि राष्ट्रीय हित के अंदर वो किसी की संपत्ति को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर सकती है। तो अगर किसी की इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को कंपल्सरीली इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर कर लिया जाए और उसकी लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में उसे कंपेंसेशन दिया जाए, तो ऐसे कंपेंसेशन से यदि कैपिटल गेन जनरेट होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 54 डी की छूट हमें प्राप्त हो सकती है। इसकी शर्त यह है कि पहली बात तो इससे पहले कि हमने जो दो डिडक्शंस डिस्कस की, सेक्शन 54 और 54 बी की, रेजिडेंशियल हाउस और एग्रीकल्चर लैंड की, उसमें जो छूट है वो सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ, ये दो प्रकार के करदाताओं को मिलती थी। लेकिन ये सेक्शन 54 डी की जो छूट है ये प्रत्येक प्रकार के करदाता को मिलती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या कोई भी करदाता हो। सभी प्रकार के करदाताओं को सेक्शन 54 डी की छूट पाने का अधिकार है। सेक्शन 54 डी की छूट मिलती है तब जब किसी चलती हुई इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रीज की लैंड या बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया जाए। शर्त यह है कि एक्वायर करने से पहले के 2 सालों के अंतर्गत उस लैंड या बिल्डिंग का प्रयोग इंडस्ट्रियल पर्पज से हो रहा हो और ड्यू बिकॉज ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन हमको वो इंडस्ट्री यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करना हो, तो जो हमें लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करके जो कंपेंसेशन की धनराशि मिली, उसका प्रयोग हम किसी अन्य स्थान पर फिर दोबारा इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाने में हम करेंगे। तो न्यू यूनिट को स्थापना करने में किए गए सारे जो खर्चे हैं या नई लैंड एंड बिल्डिंग की जो लागत है, वो इस छूट की पाने की हमारी शर्त है और उतनी छूट हमको मिलती है जितना पैसा हम नए इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए लैंड या बिल्डिंग को खरीदने में खर्च करते हैं। तो यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट पहले थी हम उसी नेचर की या उसी बिजनेस की या वही चीज़ बनाने का कारखाना हम नई जगह पे लगाएं। हम नया यूनिट किसी नए प्रकार का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको विद इन 3 ईयर्स, ट्रांसफ़र की डेट के 3 साल की अवधि के अंतर्गत किसी अन्य स्थान पर नई औद्योगिक इकाई लगाने के लिए कोई लैंड या बिल्डिंग हम परचेज करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखा जाता है कि हमारी बिकॉज ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन हमारे को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक जगह से विस्थापित करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के दौरान कैपिटल गेन हुआ, तो इस कैपिटल गेन को हम सेक्शन 54 डी के अंतर्गत छूट पाने के अधिकारी हैं। जितना पैसे हमने नई इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग को खरीदने में लगाए हैं, वो सारी धनराशि कैपिटल गेन में से छूट के रूप में घटा दी जाती है। समय सीमा है 3 साल कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के कंपल्सरीली एक्वायर होने की तिथि से, ट्रांसफर की तिथि से 3 साल के अंतर्गत हमको ये निवेश किसी नई इंडस्ट्रियल यूनिट को लगाने के लिए लैंड या बिल्डिंग परचेज करने में करना होता है। यदि हम रिटर्न भरने की तारीख तक नई इंडस्ट्रियल लैंड या बिल्डिंग नहीं खरीद सके, तो ऐसी दशा के अंदर हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा करा सकते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए धनराशि का प्रयोग हमको निश्चित अवधि में निर्दिष्ट उद्देश्यों से करना होता है। तो यदि हमने स्टिपुलेटेड टाइम में स्पेसिफाइड पर्पस से कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा यूज़ नहीं किया, तो ये एग्जामेशन विड्रॉ कर ली जाती है, एग्जामेशन वापस हो जाती है, कैपिटल गेन पे हमको टैक्स देना होता है। और या फिर हमने जो नई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदी है, उसका जो लॉक इन पीरियड है 3 साल, उस 3 साल के अंतर्गत यदि हम वो न्यूली परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग अगर ट्रांसफर कर दें, बेच दें, तो भी ये एग्जामेशन वापस ले ली जाती है। दोनों ही कारणों से अगर
ये एग्जामेशन वापस ली जाती है, तो जिस वर्ष में ये एग्जामेशन वापस ली जाती है, वायोलेशन होता है, उस वर्ष के अंदर इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, और उस वर्ष की आय में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में हम इसको टैक्सेबल करते हैं। तो सेक्शन 54 डी के बाद अगली जो छूट है वो है सेक्शन 54 ईसी की। सेक्शन 54 ईसी की छूट हमको किसी भी लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पे मिलती है। सेक्शन 54 ई सी की भी छूट प्रत्येक प्रकार के करदाता को प्राप्त हो सकती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो फर्म हो, कंपनी हो, या कोई अन्य प्रकार का करदाता हो। सभी प्रकार के करदाताओं को सेक्शन 54 ई सी की छूट पाने का अधिकार है। इस छूट के अंतर्गत करदाता द्वारा किसी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति जो कि अचल संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई लैंड या बिल्डिंग हो, दीर्घकालीन लैंड एंड बिल्डिंग के ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन के ऊपर ये छूट मिलती है। जब ये छूट हमको मिलती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लैंड बिल्डिंग है ये कोई डेप्रिसिएबल एसेट हो। तो डेप्रिसिएबल एसेट होने की दशा के अंतर्गत एक डेप्रिसिएबल एसेट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो हमने यहाँ पे ये क्या रखा है, ये सेक्शन में ये नियम बनाया हुआ है कि इट मे बी ए डेप्रिसिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ। यदि किसी ह्रास योग्य संपत्ति जो हमने 3 साल से अपने पास धारण किए हुए थे उसको भी हम बेचते हैं, तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी सेक्शन 54 ईसी की छूट हमको मिल सकती है। तो सेक्शन 54 ईसी की छूट प्राप्त करने के लिए जो लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से हमको जो सेल प्रोसीड्स प्राप्त हुई है, उस सेल प्रोसीड्स में से हमको निवेश करना होता है स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आज की तरह तारीख में जो मुख्य रूप से नोटिफाइड हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के, NHAI और RECL के जो बॉन्ड्स हैं वो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं। या इसके अलावा भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बॉन्ड्स को नोटिफाइड करती है सेक्शन 54 ईसी के पर्पज से, तो उन बॉन्ड्स में निवेश करना होता है। लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के यदि हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश करें तो सेक्शन 54 ईसी की छूट मिलती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस छूट के लिए हमारे को कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम की उपलब्ध वो हम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत हमको तब पैसा जमा कराना होता है जब हमको 2 या 3 साल की अवधि में अपना निवेश करना हो। यहाँ निवेश की लिए अवधि है सिर्फ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस तारीख में हम लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं उससे 6 महीने के अंतर्गत हमको कोई नोटिफाइड बॉन्ड्स NHAI के, RECL के, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड बॉन्ड्स को में निवेश करना होता है। और जितने पैसे हम इन नोटिफाइड बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटिफाइड बॉन्ड्स ही छूट की धनराशि होती है। कैपिटल गेन में से निवेश की गई धनराशि घटा दी जाती है, और ये निवेश अधिकतम 50 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो इस एग्जामिशन की एक तरह से देखा जाए तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50 लाख। 50 लाख रुपए तक की छूट मैक्सिमम सेक्शन 54 ईसी के अंतर्गत ली जा सकती है। ऐसे लॉन्ग टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण से होने वाले कैपिटल गेन के ऊपर जिसको हमने 6 महीने के अंतर्गत किसी नोटिफाइड बॉन्ड्स में निवेश कर दिया है। ये जो नोटिफाइड बॉन्ड्स होते हैं इनको इनकी पहले लॉक इन पीरियड 3 साल का हुआ करता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार इनका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। तो इन बॉन्ड्स को हम 5 साल में बेच नहीं सकते। बेचने के अलावा किसी अन्य रूप में भी यदि करदाता इस इन बॉन्ड्स को मनी में कन्वर्ट कर लेता है, इन बॉन्ड्स को गिरवी रख के पैसा ले लेता है, लोन ले लेता है, मनी में किसी भी तरह से एनी हाउ कन्वर्ट करता है, तो अभी हम ये मानते हैं कि उसने इन बॉन्ड्स को लिक्विडेट कर दिया और ये छूट वापस ले ली जाती है। तो 5 ईयर्स के लॉक इन पीरियड में इन बॉन्ड्स को बेचा नहीं जा सकता या किसी भी अन्य तरीके से मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यदि 5 साल के अंतर्गत इसका वायोलेशन होता है, मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बेच दिया जाता है उन बॉन्ड्स को, तो ये छूट वापस ले ली जाती है। जिस वर्ष में ये छूट वापस ले ली जाती है उस वर्ष में ये एग्जेम्पशन का अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल होता है। तो ये थे नियम सेक्शन 54 ईसी के। और अब हम चर्चा करेंगे आगे की सेक्शन के बारे में। और
उनका उनका उनके संबंध में जो हम नियम हैं वो अगले चर्चा के अंदर जारी रखेंगे। आज के डिस्कशन में हमने सेक्शन 54 डी और सेक्शन 54 ईसी के अंतर्गत मिलने वाली छूटों की चर्चा की। इस डिस्कशन को फिलहाल यहीं विराम देते हैं।